गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, आज के इस अंक में एक ऐसे टॉपिक को लेकर के आए हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, परम उपयोगी है। जी हाँ फ्रेंड, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी किया गया है और भारतीय संविधान में शिक्षा से संबंधित क्या कुछ प्रावधान है, आज ए टू जेड सभी पहलुओं को, सभी बिंदुओं को उनके अनुच्छेद और धारा के अनुसार जानेंगे। चाहे वो बीपीएससी टीआरई 3-4 की परीक्षा हो या प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक की परीक्षा हो, सक्षमता या बिहार पुलिस या कोई भी परीक्षा हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये जो टॉपिक है बिल्कुल महत्वपूर्ण है, उपयोगी है और इससे बाहर बिल्कुल कुछ नहीं आने वाला और इस टॉपिक से सवाल आने ही आने हैं। जी हाँ फ्रेंड, तो चलेंगे अगले स्लाइड पर। उससे पहले एक मात्र गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो न पैसा लगता है न खर्चा लगता है, सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड, अच्छा लगता है। सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ जो है भारतीय संविधान में शिक्षा से संबंधित प्रावधान निकल करके आ रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड, बिल्कुल ए टू जेड सभी प्रावधानों को समाहित किया गया है और ये जो अंक है बिल्कुल अत्यंत महत्वपूर्ण और बिल्कुल उपयोगी है। किसी भी परीक्षा, चाहे वो एकेडमिक हो चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो, सभी परीक्षाओं के लिए बिल्कुल ये एकदम रामबाण अत्यंत महत्वपूर्ण उपयोगी है। ये सारे अनुच्छेद जो कि बिल्कुल यहाँ पर समाहित किया गया है, तो ले लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं शिक्षा से संबंधित। तो सबसे पहले अनुच्छेद 14 का जिक्र आता है। जी हाँ फ्रेंड, ध्यान रखेंगे, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता या समानता। विधि मतलब होता है कानून, कानून के समक्ष जो है समता या समानता का अधिकार दिया गया है। इससे भारत के नागरिकों को विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया। इसका तात्पर्य है कि राज्य के सभी व्यक्तियों के लिए समान कानून बनाए तथा पर एक समान ढंग से लागू पड़े। यहाँ पर राज्य कहने का मतलब होता है देश से, क्योंकि राज्य का जो चौथा जो आवश्यक तत्व होता है वो संप्रभुता होता है और जिसे हम लोग अमूमन राज्य बोलते हैं उसके पास संप्रभुता होता नहीं है, यानी कि हर पहलू पर अपना 100% मालिकाना हक होता नहीं है। तो पॉलिटिकल साइंस में यानी कि राजनीति शास्त्र में भारत को एक राज्य कहा गया है, तो यहाँ पर राज्य का जो जिक्र किया गया है वो देश के अर्थ में किया गया है। तो यहाँ पर भारतीय नागरिकों को विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 14 समता या समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है। ये तो हो गया पहला अनुच्छेद। जी हाँ फ्रेंड, सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देख लेते हैं अन्य पहलुओं को। अब बात करते हैं अनुच्छेद 21A की। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर कई सारे अनुच्छेद आपके सामने आए हैं। अनुच्छेद 21A की पहले बात करेंगे। अनुच्छेद 21A में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। जी हाँ फ्रेंड, RT राइट टू एजुकेशन, जिसमें राज्य के 6 से 14 वर्ष के जो बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। तो आपसे सवाल पूछेगा कि यह किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया, तो अनुच्छेद 21A में 21A या 21 को भी दिया जाता है। तो 6 से 14 साल के, और ये एक दो बार नहीं सैकड़ों बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी हुई, ये राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कानून के अंतर्गत होगा। यानी कि केंद्र सरकार ने ये नियम दिया है, लेकिन राज्य सरकार इस पर जो भी अपने लोकल रिसोर्सेज को देखते हुए और अपने लोकल एटमॉस्फेयर को देखते हुए जो कुछ भी बनाएगी कानून उसको, लेकिन उसको 6 से 14 वर्ष तक के जो है बच्चों को शिक्षा देना है। फिलहाल अभी बिहार में 25 लाख बच्चों का नाम काटा गया है और लगभग 20 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनका दोहरा नामांकन नहीं है, तो उनको शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ी जो है फीडबैक निकल करके आ रही है कि उन बच्चों का क्या होगा जिनको कि शिक्षा के अधिकार यानी अनुच्छेद 21A का यहाँ पर हनन हो रहा है। यदि एक भी बच्चे ऐसे हैं जो कि 6 से 14 साल के हैं और उनका नाम काट दिया गया है स्कूल नहीं आने के कारण, तो ये बड़ी बात है। अनुच्छेद 23 की बात करते हैं फ्रेंड। अनुच्छेद 23 में जो है स्त्री तथा बच्चों के क्रय विक्रय को उनका अनैतिक व्यापार दंडनीय अपराध बोला गया है। यानी कि बच्चे में खास करके लड़कियां होती है, लड़कों का भी क्रय विक्रय किया जाता है बंधुआ मजदूर बनाने के लिए फैक्ट्री में, या कई बार तो ऐसे सरगना होते हैं, माफिया होते हैं जो हाथ पैर तोड़ करके उनसे भीख मंगवाते हैं। अब बहुत सारे गैंग होते हैं इनके। तो इस तरह से जो है स्त्री और बच्चों के क्रय विक्रय का जो है अनैतिक दंडनीय अपराध माना गया है अनुच्छेद 23 में। जी हाँ फ्रेंड, अनुच्छेद 24 की बात करें, 24 की बात करें तो 14 वर्ष तक के बच्चों को कारखाने या जोखिम वाले कार्यों में लगाना दंडनीय अपराध है। पूर्व में इसे 18 वर्ष भी कई संस्थाओं में किया जाता है। तो 14 वर्ष तक को जो है जोखिम वाले काम में, जैसे पटाखा फैक्ट्री या कोई भी ऐसा काम जहाँ पर उस बच्चे को शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से क्षति हो सकती है, उनके जान को खतरा है, तो ऐसे कार्यों में बच्चों को लगाना बिल्कुल दंडनीय
ये अपराध है, कई बार जो है रेस्क्यू किया जाता है। अनुच्छेद 28 की बात करेंगे, राज्य को सिर्फ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना का निषेध। इसका तात्पर्य है कि राज्य की निधि से सहायता प्रदान करने वाले किसी भी शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे स्कूल होगा या कॉलेज होगा या मदरसा होगा या संस्कृत विद्यापीठ होगा, यदि उसमें 1 रुपया भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार देती है तो वहाँ पर किसी भी धर्म का पढ़ाई नहीं होगा, वो राज्य यानी धर्मनिरपेक्ष वहाँ पर पढ़ाई होगा, यानी किसी भी धर्म को वहाँ पर प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। ये अनुच्छेद 28 में इस बात की कहा गया है। तो 21A हो गया निःशुल्क शिक्षा 14 वर्ष, 23 हो गया स्त्री और बच्चों का जो है क्रय विक्रय दंडनीय अपराध, 24 हो गया आप 14 साल तक के बच्चों को जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाना है। और अनुच्छेद 28 हो गया शिक्षण संस्थानों में जहाँ भी राज्य सरकार का 1 रुपया भी खर्च हो रहा है यानी राज्य सरकार अनुदान दे रही है तो वहाँ पर किसी भी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। वहाँ पर धर्मनिरपेक्षता या सरकार द्वारा जो भी पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा जो कि धर्मनिरपेक्ष हुआ उसकी शिक्षा दी जाएगी। जी हाँ फ्रेंड, अब चलते हैं अनुच्छेद 29 क पर। यहाँ पर 29 को आप देख रहे हैं, भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी मार्ग के निवासी को किसी भी अनुभाग जो उसकी अपनी विशेष भाषा लिपि संस्कृति उसे बनाए रखने का अधिकार है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी ऐसा देश में रहने वाला है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, चाहे उनकी भाषा को बोलने वाले बहुत कम ही लोग हो, 1-2 लाख में ही संख्या हो, हजारों में संख्या हो, उनको अपनी भाषा और लिपि बनाए रखने का अधिकार है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह छोटा तबका भी, वो छोटा हिस्सा भी अपने संप्रदाय के लिए, अपने जाति के लिए, अपने भाषा के लिए, अपने लिपि के को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उस पर शिक्षा दे सकती है। इसके लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार उसको रोकेगी नहीं, क्योंकि 29 क में उसको ये राइट दिया गया है कि आप अपने भाषा में शिक्षा दे सकते हैं। 29 ख में नागरिकों को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश का अधिकार, यानी कि किसी भी नागरिक को, जो अभी आगे लिखा है इस पर तात्पर्य राजनीति से सहायता प्रदान करने वाले किसी भी संस्था में किसी नागरिक को केवल धर्म, जाति या भाषा या आधार पर नहीं रोका जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, प्राचीन काल में आपने एकलव्य का नाम सुना होगा, जिसे गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा देना से मना किया था क्योंकि वो निचले तबके से बिलोंग करते थे, मछुआरा जाति थे और उस समय जो है उच्च कुल के लिए जो है धनुर विद्या की शिक्षा थी। लेकिन ऐसा अब नहीं है। अब 29 ख में जो है नागरिकों को शिक्षण संस्थान में प्रवेश का अधिकार है। किसी भी जाति धर्म से हो, चाहे वो डोम हो, चमार हो, वैश्य या शूद्र हो, यानी कि जिसको हम लोग महादलित या अछूत पुराने ज़माने में जिनको कहा जाता था, लोग छुआछूत भेदभाव करते थे, तो उनको किसी भी ऐसी राज्य की संस्थान है जहाँ पर राज्य सरकार जो है सहायता दे रही है, केंद्र सरकार दे रही है, तो उनको प्रवेश से कोई भी नहीं रोक सकता है, सिर्फ इस बात के आधार पर कि उनका जाति या धर्म या भाषा या उनका रहन सहन संस्कार जो है कि बहुत नीचा है, यह कह करके या वो अछूत है, महादलित है, उनको रोका नहीं जा सकता है। 29 ख में इस तरह से नागरिकों को शिक्षण संस्थान में प्रवेश का अधिकार दिया गया है, यानी सभी लोग बराबरी से किसी भी शिक्षण संस्थान में जहां पर कि खास करके राज्य या केंद्र सरकार का पैसा ऐड आ रहा है वो प्रवेश कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं अनुच्छेद 30(1) की, शिक्षण संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दिया गया है 30(1) में, शिक्षण संस्थान की वो स्थापना कर सकते हैं अपनी भाषा, जाति, संप्रदाय के विकास के लिए। इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। यानी कि कोई अल्पसंख्यक, जैसे यहाँ पर मुस्लिम है भारत में, या सिख है या ईसाई है जो अल्पसंख्यक है कई राज्यों में, तो वो अपनी भाषा अपने के विकास के लिए अपनी शिक्षण संस्थान को चला सकती है और सरकार उसको ऐड देगी। ये कहकर नहीं देगी कि आप अल्पसंख्यक संस्था का चलाते हैं और बहुसंख्यक का नहीं चला रहे तो आपको ऐड नहीं दिया गया, ऐसी कोई बात नहीं है। अनुच्छेद 30(1) के तहत उनको भी ऐड मिलेगा। 30(2) के तहत आप बात करें तो शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी भी संस्था के विरुद्ध इस आधार पर भेद नहीं करेगा कि वो जाति धर्म आधार पर किसी अल्पसंख्यक का है। इसी का जो है ये विस्तारित रूप है, यानी दोनों मिलता जुलता है। 30(1) और 30(2) इन दोनों अनुच्छेद में इस बात को कहा गया कि अल्पसंख्यक समुदाय को भी सरकार ऐड करेगी और उसमें भेदभाव नहीं करेगी। ऐड मतलब उसको सहयोग राशि सहायता देगी राज्य सरकार की निधि से। अनुच्छेद 45 की बात करें तो इसमें कहा गया कि राज्य के संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था की। इसको 10 वर्ष के अंदर में जो है सारे के सारे, यानी कि सर्वव्यापक नामांकन जिसको बोला जाता है, इसके तहत जो है सभी बच्चे को 6 से 10 साल के, जितने भी 6 से 14 साल के हैं उनको जो है शिक्षा दे देना है। 45 अनुच्छेद में इस बात का
जिक्र किया गया है। और आरटी 2009 में जो है कानून बना गया, 2010 में इसको लागू किया गया। अनुच्छेद 46 की बात करें तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति और दुर्बल वर्गों के शिक्षा, आर्थिक हित की बुद्धि और शोषण से रक्षा का प्रयास करना। यानी कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति है, जो अंडर सर्व्ड है, यानी जिनके पास रोजी रोटी का और खाने पीने का जो है पर्याप्त संसाधन नहीं है, उनको रक्षा करने का अधिकार अनुच्छेद 46 में दिया गया है। यानी कि यदि वहाँ पर कोई भी उनके अधिकारों का अतिक्रमण करता है तो वो अनुच्छेद 46 के तहत उस पर मुकदमा दर्ज करा सकता है। अब सीधे अनुच्छेद 46 से अनुच्छेद 343 में शिक्षा से संबंधित अधिकार दिए गए हैं। आपको जैसा कि पूर्व में ही बताया गया था फ्रेंड कि सिर्फ इस अंक में शिक्षा से ही संबंधित अधिकारों को लिया गया है, जो कि बिल्कुल सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बिल्कुल परम आवश्यक है, बिल्कुल रामबाण उपयोगी है। तो संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी। तो यहाँ पर पूछा जाएगा प्रश्न कि कौन सा अनुच्छेद के अनुसार जो है हिंदी राजभाषा है या लिपि देवनागरी है, तो 343 अनुच्छेद का यहाँ पर जिक्र आपको करना पड़ेगा। अनुच्छेद 350 में प्राथमिक स्तर पर भाषा, मातृभाषा में शिक्षा देना, यानी कि कोई भी क्षेत्र अपने 1 to 5 तक के बच्चों को अपने मातृभाषा में शिक्षा देगी, और इसको अक्षुण्ण रखने के लिए अनुच्छेद 350 दिया गया है। और 343 में हिंदी जो राजभाषा दी गई, राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है, राजभाषा है, यहाँ पर ध्यान देंगे। और देवनागरी लिपि जो है भारत की जो है मेन लिपि है, अनुच्छेद 343 के द्वारा। अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी भाषा को प्रोत्साहन तथा प्रसार करने का बात कहा गया है, यानी कि कोई भी संस्थान में आप हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग कीजिए, हिंदी में बातें कीजिए, हिंदी में लिखिए। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो न पैसा लगता है न खर्चा लगता है, सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड। अच्छा लगता है। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है।